पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा। और दीगर मामला जो चल रहे हैं, जो हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, सबसे इंगेज किया, जिसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, कुवैत है, उर्दन है, ओमान है, तमाम ममालिक के साथ इज़हार यकजहती भी किया। Look, their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone, 2 sets of their leaders are gone, they're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अहम सफारती, इलाक़ाई और मुल्क की सियासी पेशरफ्त पे इस वक्त क्या जो चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सफारती खबर ये है कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईरान की जानिब से मुमकिना मिसाइल हमलों के तनाजुर में इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। अब ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और ख़ित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन पर भी बात की है। इसी तनाजुर में एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो सामने आई है, और वो ये है कि ईरान ने पड़ोसी ममालिक को यकीन दहानी कराई है कि वो उनके खिलाफ किसी किस्म का हमला या मिसाइल कार्रवाई नहीं करेगा। ये कि यकीन दहानी एक ऐसे वक्त में है सामने आ रही है जब खित्ते में कशीदगी मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है, और तमाम ममालिक जो हैं उनको अपनी सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो लाहक हैं। उसके तहत जो है वो हिकमत अमली जो है वो बदलती जा रही है। इख्तियार जो अपनी उन्होंने हिकमत अमली करनी है वो बदल रही है। अब इधर एक तरफ ये नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी एक अहम फैसला किया है। अमेरिका ने इजराइल को 151 जो मिलियन डॉलर्स हैं वो मालियत के बॉम्ब फ़रोख्त करने की मंजूरी जो है वो दे दी है, और साथ अमरीकी हुकाम का ये कहना है उनके मुताबिक ये फ़ैसला इस मकसद के तहत किया गया है कि इसराइल की जो दिफाई सलाहियत है उसको मजबूत बनाया जाए। ताहम इस इक़दाम पर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अब ईरान के अपने पड़ोसी ममालिक में जो हमला ना करने की यकीन दहानी के बाद क्या अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जारी तनाज़ा है इसका कोई सफारती हल निकालने का इम्कान पैदा हो रहा है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जंग अपने अहदाफ की तकमील तक जारी रहेगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि मौजूदा हालात में अगर रजीम चेंज किए बग़ैर कोई हल निकलता है तो क्या ये अमेरिका की जीत होगी या शिकस्त? अमेरिका इसको किस तरह जो है वो लेगा, किस तरह इसको देखेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे अहम मौज़ूआत हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं, आप आयर एक्सपेक्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपसे शुरू करती हूँ डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर्स हैं तो आपसे शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारी चीफ ऑफ डिफेंस की मीटिंग हुई सऊदी वज़ीर दिफा से, उसके बाद जो ये एक स्टेटमेंट जिसको जोड़ा जा रहा है, स्टेटमेंट आ रही है ईरान की जानिब से, बड़ी पॉजिटिव जो है वो स्टेटमेंट है। और जिस तरह मैं और आप अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, हमारे लिए एक बड़ी डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, दूसरी तरफ हमारी जो है वो बॉर्डर्स की सिचुएशन है, हम उधर सैंडविच हुए में बिल्कुल। लेकिन ये एक बड़ी जो है वो खुशाइंद जो एक ख़बर आई ईरान से, जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, हम इसको जोड़ सकते हैं इस मीटिंग के साथ? CDF की मीटिंग जो वज़ीर दिफा के साथ हुई है, क्या उससे जोड़ा जा सकता है? कशीदगी में हमने कोई रोल अदा किया है? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मारिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम, और जो आपके साथ मेहमान हैं उनको भी सलाम। देखें, इसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ है सऊदी अरब के साथ सिंस 1950s, उसमें आपको फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही। सऊदी अरब के ताल्लुकात बाकी मुस्लिम वर्ल्ड, चाहे वो टर्की हो, ईरान हो, इजिप्ट हो, उसमें फ्लक्चुएशन है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो भी बड़े गहरे रहे। ईरान वो कंट्री था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया। 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा, और फिर ईरान इराक जंग में हम भी ईरान के साथ खड़े रहे। लेकिन फिर बहुत उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कहीं क्लैश आया, और फिर मैं समझता हूँ कि वो 12 दिनों की जंग के बाद ईरान को भी समझ आ गई कि असल में क्या करना चाहिए था।
तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे तब्दीली, खित्ते की सतह पे तब्दीली, जो अंदरूनी रियासती सतह पे जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई अहमियत है मीना रीजन के अंदर, वो तकाजा करती है कि पाकिस्तान किसी मैस का हिस्सा हुए बगैर रिप्रोच ना करवाए। और पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है कि वो मुस्लिम दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं जाता, बल्कि उसको हेल्प आउट करता है। यानी अलजायर की जब आज़ादी की मूवमेंट थी, फ़लस्तीन का मसला है, ईरान की जंग का मसला है, कुवैत पे हमला हुआ तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। तो इसका मतलब ये कि हमारे कॉर्नरस्टोन है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि हम इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं बड़े कोऑर्डियल रिलेशनशिप विद बोथ द नेशंस, और हम ही हैं जो कि ब्रिज कर सकते हैं इस गैप को। इसी वजह से प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने जो है ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन इससे पहले जो रहबर थे, लास्ट पॉइंट, इससे पहले जो रहबर शहीद हो गए, उनसे भी जब कहा जाता था कि जिंदुल्ला और जैशुल अदल बलोचिस्तान से आ रहे हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तानी हुकाम से बात करें, पाकिस्तान हमारा वो मुल्क है जो हमेशा कड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान से कोऑर्डियल रिलेशनशिप खराब नहीं करने। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनकी भी, हमारी भी, कि अगर ईरान को की सिक्योरिटी की कुछ होता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे आएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू यू। पिछले कोई आई बिलीव 2-3 दिन पहले भी जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी जब मेरी ईरानी हुकाम से मुलाकात हुई तो उनसे ये बात हुई कि जी आप कशीदगी जो है वो कम करें। उन्होंने ये कहा कि जी अगर आप सऊदी अरेबिया या बाकी ममालिक से ये कहें कि जी हमारी सॉइल अगर उनकी सॉइल अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम भी जो है वो एक रेसिप्रोकल जो है वो जेस्चर देने के लिए तैयार है। हैविंग सेड दैट, अब ये जो CDF की मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर के साथ KSA की, उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, मतलब अगर टाइमलाइन को देखें तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है? क्या इसमें पाकिस्तान ने कोई अपना रोल अदा किया है? ये बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने बात की सऊदी अरब या बाकी ममालिक की रिटेलिएशन की अगेंस्ट ईरान, अगर उन्होंने हमला करना, तो ईरान ने एक चीज़ पहले क्लैरिफाई कर दी थी। उन्होंने कहा था जी हम उन एसेट्स को अप्लाई करेंगे जो अमेरिकन एसेट्स हैं। हम किसी भी तरीके से उस इन ममालिक की पॉपुलेशन को या उनके जो एसेट्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। और अभी ये खबर आ रही है कि जो अरामको पे ये हमला हुआ है वो सऊदी अरब ने नहीं, वो ईरान ने नहीं किया, बल्कि वो इजराइल की तरफ से वो हमला हुआ है। और साइप्रस में भी जो हमला हुआ है वो भी ईरान ने नहीं किया। तो सऊदी इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि वो सूडो ऐसे हमले करके ईरान के नाम पे लगा के इन मुल्कों के ताल्लुकात खराब करवाए। तो उससे पहले ही आपको पता है कि इससे पहले कि ईरान की स्टेटमेंट आती, जब सऊदी अरब ने ये कह दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये कतर और बारी ममालिक की तरफ से कहा कि हमारी सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी, पहली तो बात है उनके अंदर रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने की। ये हर एक को पता है, आपको पता है, सबको पता है। कतर के बाद जो F-35 जहाज है वो टेक ऑफ नहीं करेंगे तो कतर की हदूद से बाहर निकल जाएंगे। तो उनके पास एक, तो इसलिए वो तो एक अपेरेंट चीज थी कि वो ये ममालिक जो है अमेरिका पे बेस कर रहे थे कि अगर उनके ऊपर हुआ तो अमेरिका उनके बिहाफ पे रिटेलिएट करे। लेकिन सऊदी अरब का ये बयान आने के बाद और ईरान का ये बयान आने के बाद तो सारी डिप्लोमेसी आसान हो गई है। इनिशिएटिव इन्हीं ममालिक की तरफ से लिया गया है। और अब ये जो दौरा आप जिसका जिक्र कर रही हैं, साफ जाहिर है इसके अंदर जो बातचीत होगी वो दो चीजों की होगी। एक है जो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी है कि अगर तेल जैसे एक इंडिकेशन सऊदी अरब की तरफ जाएगी कि हम आपको एक अल्टरनेटिव पोर्ट जो है उधर से हम आपको ऑयल दे सकते हैं, तो एक तो ये चीज है। दूसरा साफ जाहिर है कि खित्ते के अंदर जो सिचुएशन है वर्सेस ईरान, और मेरा ख्याल इस वक्त डिप्लोमेसी आसान हो गई, क्योंकि अगर दोनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है फिर वो भी फायर नहीं करेंगे, वो भी फायर नहीं करेंगे, तो फिर लेकिन ये एक चीज पे याद रखिएगा कि अगर अमेरिकन एसेट्स के अंदर कोई मूवमेंट हुई, जैसे फिफ्थ फ्लीट तो पीछे चला गया है, इब्राहिम लिंकन पीछे चला गया, फिफ्थ फ्लीट उधर ही है, अल अदीद एयर बेस उधर ही है, और UAE में भी जो बेस है वो उधर ही है, कुवैत में भी ऐसा, तो अगर उनके अंदर कोई मूवमेंट हुई तो फिर ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा और उन एसेट्स को वो फिर टारगेट करेगा। तो मैंने पहले ही ये सोच रहे थे, ये सोच थी कि अगर पाकिस्तान इन ममालिक को एश्योर कराए कि ईरान जो कुछ कर रहा है, या एश्योर ना कराए, अपनी तरफ से एक चीज पेश करेगा, ईरान जो कुछ कर रहा है वो अमेरिकन एसेट्स के खिलाफ कर रहा है, दे आर नॉट अगेंस्ट दीज कंट्रीज, क्योंकि उनके फायदे में नहीं है इन मुल्कों के खिलाफ होना, ओमान के खिलाफ होना या सऊदी अरब के खिलाफ होना। सऊदी अरब से तो वो बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल जहां तक स्पेसिफिकली
आप इस हवाले से बात करेंगे जो ईरान और इन ममालिक का ताल्लुक है, उस वक्त इसमें डिप्लोमेसी के जो इम्पेरेटिव्स हैं, डिप्लोमेसी की वो भी आसान है, और दोनों के दरमियान बातचीत जो है उसका जो लेवल है वो भी खोला जा सकता है। लेकिन वो बातचीत जो है वो किसी भी तरीके से जंग कब खत्म होगी या जंगबंदी किस तरह होगी उससे रिलेटेड नहीं होगा। उसमें एक और चीज़ ब्रिगेडियर साहब, जो एक स्पॉइलर का रोल जो अदा कर रहे हैं ऑब्वियसली वो शायद मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी, अगर ये कहा जाए कि स्पॉइलर का रोल अदा कर रहे हैं, बिकॉज ये नहीं उन्होंने देखा कि एक तरफ से अगर ये रिप्रोचमा की बात हो रही है तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है, जो ट्रूथ सोशल पे उन्होंने बात की है, उन्होंने तो ऐसे इसको पेंट किया है जैसे शायद ईरान ने घुटने टेक दिए हैं। ईरान कह रहा है उनकी एयरफोर्स भी तबाह ने कर दी है, उनकी कम्युनिकेशन तबाह कर दी है, नेवी खत्म कर दी है, लीडरशिप चली गई, बस वो अब बातचीत करना चाहते हैं। वो तो इस तरह उसको जो है वो पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो रिप्रोचमा है वो लगता नहीं है कि इतना आसानी से जो है वो पॉसिबल होगा। बिकॉज अगेन डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि जी हम फ़िज़ाई हमले करेंगे, लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे और उसके बाद हमारा जो है वो रिजीम चेंज का मिशन जो है आसान हो जाएगा, तो वो इतनी जल्दी हार तो मानने वाले नहीं हैं। डॉक्टर मारिया, आपको पता है कि हर वॉर के, हर स्क्रिमिश के, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, उसके कुछ स्कोप होता है और स्कोप के नीचे उसके मिशन लिखे जाते हैं। और अमेरिकन ने मिशन लिखे थे वो 3 मिशन थे। एक था कि रिजीम चेंज करेंगे, तो आपने देख दिया, उसका आप रिफ्लेक्शन देख लिए। दूसरा था मिसाइल्स सिटी जो है वो मिसाइल्स जो उनको रेंजेस के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि वो रेंज मिसाइल ना बनाएं। तो अब तो रिपोर्ट आ रही है ईरान के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइल है और वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है, और तीसरी ये है कि वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इराक के अंदर मलेशिया भी स्ट्रांग हो गई है, जिस वजह से कुर्द भी पीछे हट गए। अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो उनके हेड हैं अपना हाउसीज के अब्दुल मालिक, उनका भी स्टेटमेंट आया कि जी हम ईरान के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। और बाबुल मंदब ने बंद कर दिया, तो बाबुल मंदब स्टेट का आपको टोटल 21 पता है कि चौड़ाई कितनी है और वहां कितना प्रॉब्लम होगा, वहां से जो लाइनर गिरेंगे। साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये जो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता होना चाहिए, उस कैरेक्टरलेस मैन, उस्मान अनट्रस्टवर्दी मैन, कि उसके तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए। राइट। ईरान की एयरफोर्स, ईरान के मिसाइल भी उधर है, रिजीम चेंज भी नहीं हुआ और प्रॉक्सीज भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह भी क्या सामने आ गई है लेबनान के अंदर। बिल्कुल ठीक। प्रोड्यूसर, क्या डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर कमर चीमा अभी साथ नहीं है मेरे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स हों डोनाल्ड ट्रंप के, वो तो हासिल नहीं हुए और जाहिर है उससे फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। और वो फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ेगी तो उसमें जो अगला कहा जा रहा है, जो वहाँ पे सेनेटर्स, अमेरिकी सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं, देर से कि जो हमें ब्रीफिंग्स दी गई हैं उसमें अब अगला स्टेप जो लग रहा है वो ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, जिसके लिए ईरान ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है। बट ये कितना जो है वो एक तो डेडली साबित होगा अमेरिकनों के लिए, और दूसरा इस वॉर को जो तूल देनी है उसमें ये क्या जो है वो रोल अदा करेगा। बिकॉज वो मुझे लग रहा है कि मतलब खैर ऑब्वियसली इराक तो नहीं है, ईरान इराक नहीं है और दुनिया भी वो नहीं है जिस तरह जो है आज से कोई 20-25 साल पहले थी। बट हैविंग सेड दैट, अपने मकासद ना अचीव करना, उसको उसकी फ्रस्ट्रेशन एंड देन बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये किस तरह जो है इस जंग के लिए, हाउ विल दैट प्ले आउट? देखिए, मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं। हम सबको कंफ्यूज नज़र आता है। हाँ, कंफ्यूज्ड हैं भी इनफैक्ट, और वो इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि उनके पास उस मिसकैलकुलेशन है। जो पर्सनल इंस्टिंक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर ना, और जहाँ पे आपके कैबिनेट के अंदर यस मैन बैठे हुए हों, तो वहाँ पे रैशनैलिटी का एलिमेंट नहीं होता, वहाँ पे इनएप्टनेस का एलिमेंट होता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कैनेडी ने सबको ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए कहा था और ख़ुद उठ के चले गए थे कि मेरी मौजूदगी में हो सकता है इनको ये ख्याल करना पड़े कि मुझे बात कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही। एंड दिस वाज द रीज़न कि रैशनैलिटी ने ब्लॉकेट सजेस्ट किया, और वो जो न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक के ऊपर थी दुनिया, उससे वो बच गए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप हो या नेतन्याहू हो या मोदी हो, यहाँ पे आपको पर्सनल इंस्टिंक्ट नजर आती है और यहाँ पे ये मार खाते हैं। अब ये वे आउट ढूंढ रहे हैं निकलने का, बिकॉज 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो ये है कि फौरन रिट्रीट करें, जो कि इस वक्त सब लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनकी मेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपोजिशन,
इसके साथ साथ सोशल मीडिया आप एक्टिविस्ट। वो वोट देखिए ना, कितना क्लोज वोट था। एग्जैक्ट 70 एग्जैक्टली 212 और 219 19 का। लेकिन उसके अलावा जो सर्वेज हुए हैं ना, 73% अमेरिकन से कि ये हमारी जंग नहीं है। अच्छा, 53% कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। $6 बिलियन योमिया कर्जा आपका बढ़ रहा है, $1 बिलियन आपका पर डे पे कॉस्ट आ रही है वॉर पे। अच्छा, 6000 किलोमीटर दूर से आपने सप्लाई करनी है, बिकॉज आपको अड्डे खाली करके साइप्रस जाना पड़ा है, वहां से इंडियन ओशन, और वहां से 7 दिन आपको सप्लाई के लिए शिपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो अब निकलना है। पहला सिनारियो ये है कि रिट्रीट करें। अच्छा, आप रिट्रीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मिडिल ईस्ट से आपका खुदाफिज और ईरान एक मेजर प्लेयर के तौर पे एमर्ज करेगा। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये रिट्रीट न करें, ग्राउंड पर फोर्सेज उतारें, और मेजर ब्लीड होगा फिर इन दैट केस अमेरिका, और ये उनके ज्वाइंट चीफ ने भी उनको इतला कर दी है। और फिर आप याद रखें कि ईरान की सिक्योरिटी के 5 लेयर्स हैं। कन्वेंशनल आर्मी जो 4 लाख पे है, बसीजी फोर्स 1.5 लाख और 3 लाख उनके रिजर्व्स हैं, और उसके बाद ये आरजीसी, सॉरी, बसीजी 30 लाख हैं जो घरों और गलियों में लड़ेंगे। फिर अल कुद्स ब्रिगेड है, फिर रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने इशारा दिया। तो ग्राउंड पे, और फिर जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है ईरान की, पहाड़, रेगिस्तान, यू कांट, और फिर जहां पे लोग बिल्कुल 90 मिलियन लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये दूसरा सिनारियो। और तीसरा सिनारियो न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शन का है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, और उस केस में चाइना, रशिया, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास भी है, तो उस ऑप्शन पे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको 3 कैजुअलिटीज मेजर लास्ट पॉइंट आपको बयान करूं, इसके नजर आ रहे हैं। एक तो क्रैक्स है अमेरिकन अलायंस में, इस वक्त नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी कुछ और है। अच्छा, यूरोपियन साथ नहीं दे रहे, गल्फ ममालिक के फ्रेंडली रिजीम्स इसमें ड्रैग नहीं होना चाह रहे। दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है, कंफ्यूजन, जिसका मैंने इज़हार किया, और तीसरा कर्सिंग, जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे कर्सिंग चल रही है। और आप इससे अंदाजा करें कि 48 घंटे की जंग है, 4 हफ्ते की है, 8 हफ्तों की है। पहले कहा कि जी हमें थ्रेट है, फिर इजराइल को बचाना है, और अब कह रहे हैं कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है। और फिर जो व्हाइट हाउस में बैठी सीनियर एडवाइजर है थियोलॉजी की, वो जिस तरह का बंदर तमाशा कर रही है खड़े होके कि वॉर करें और मुझे जीतने की आवाजें आ रही हैं, और वहां से जिन्नात आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से, इधर से आ रहे हैं। तो ये तमाशा बन गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, हम आपके आने से पहले ये बात कर रहे थे कि एक तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो किसी को समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं और वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं चीज़ों को। हैविंग सेड दैट, जो उनके मकासद थे, रजीम चेंज के जो मकासद थे, वो सिर्फ एयर स्ट्राइक से तो पूरे नहीं होते हुए नज़र आ रहे। एंड अब इस वक्त अमेरिका में भी ये बात हो रही है, सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं, जिनको ये ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई है, कि अब ये बूट्स ऑन द ग्राउंड करने जा रहे हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड में किसको आप देख रहे हैं? अभी हम डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह ईरान की आर्मी है, जिस तरह इस वक्त लोग यूनाइटेड खड़े हुए हैं, उसमें अमेरिका को कितनी मार पड़ेगी और कितना मुश्किल हो जाएगा फेस सेविंग करना? देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और अस्सलाम वालेकुम टू अदर्स। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड तो कभी भी नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो जितने भी बूट्स वहाँ जाएंगे वो सारे वहीं रह जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, आप एक 9 करोड़ लोग हैं, आप कैसे उस मुल्क में जाके अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं? आपको दूसरा बंदा तो मिल नहीं रहा जिसको आप इंस्टॉल करना चाहें, आप अपराइजिंग तो कर नहीं सकते, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिली, कोई ग्रुप नहीं मिला जिसको आप ईरान के अंदर फोन करके कहेंगे जनाब हम जो है वो आ गए हैं। ये मेरा ख्याल है, ये जो फैसला है ना, ये करना है मिसाइल्स ने करना है और इंटरसेप्टर्स ने करना है। जितने इनके पास मिसाइल रह जाने और जितने इंटरसेप्टर्स रह जाने, उस हिसाब से चीजें चलनी है। बूट्स ऑन ग्राउंड तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें, खबर अभी आ रही है जो इट्स बीइंग एट्रीब्यूटेड टू रशियन इंटेलिजेंस, और ये बात की जा रही है कि जी अकॉर्डिंग टू रशियन इंटेलिजेंस ओन इन्वेस्टिगेशन, इजराइल्स लॉसेस इन जस्ट द फर्स्ट 3 days आर 6 इजरायली जनरल्स डेड, 32 मोसाद एजेंट्स डेड, 78 Shin Bet operatives dead, 198 Air Force officers, 462 soldiers, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 423 रिजर्विस्ट। तो ये तो अभी जो खबरें आ रही हैं ये इसके मुताबिक ये हैं। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर किया तो क्या क्या होगा इनके साथ? कतर के अंदर 200 भी अमेरिकन कैजुअलिटीज हैं। जी जी डॉक्टर, ये तो बहुत आपकी बात सही कह रही हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड का तो ये ऑप्शन भी नहीं सोच सकते, मुझे जो लगता है। और दूसरी बात है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने वाला जो तरीकाकार है वो भी पुराना हो चुका हुआ है। और मतलब आप किस फ्रेमवर्क के तहत नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे? कैसे लोगों को? देखिए, सोवियत यूनियन को तो अफगानिस्तान में कहा जी ठीक है लोकल्स हैं, किसी ने हमला किया वहां पे रेजिस्टेंस में सपोर्ट कर दिया।
अब ये क्या लॉजिक बन जाती है, जबकि बरतानिया आपके साथ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ आपके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ नहीं है, ममालिक आपके साथ नहीं है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है डॉक्टर साहबा कि ये जंग को लंबा करना चाहते हैं, ताकि जो इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये लगता है कि जंग को लंबा करें, और लंबा करके तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म करें कि वो दोबारा बस वो अपने आप को बिल्ड ही करते रहें, रिकंस्ट्रक्शन करते रहें, रीबिल्डिंग करते रहें, इंस्टीट्यूशन खड़े करते रहें, उनको अंदर मसरूफ हो जाएं। क्योंकि इजराइल में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ईरान हमारे बॉर्डर्स पे आ गया है, वो सीरिया में मौजूद है, वो इराक में है, वो लेबनान में है, वो गाजा के अंदर है, तो यहां से निकाल के वो समझती हैं अब इनको जो है वो घर में बिजी कर दो। उनकी स्ट्रैटेजी ये है। ट्रम्प साहब का मसला ये है कि ट्रम्प साहब में कहीं कहीं जगहों पे उनकी ईगो थी, कहीं जगह पे उनको मिसगाइड किया गया कि ये 5 दिन का ऑपरेशन होगा। अब देखें ना, अब लोग, मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था कि लोग जो है ना वो किस तरह चीजें देखें। आम कॉमन मैन जो होता है उसको डोंट अंडर एस्टिमेट उसकी जो इंटेलेक्ट होती है। उन्होंने कहा जनाब ये जो पादरियों से दम दरूद करवा रहे हैं ट्रम्प साहब, सो दैट वाज लाइक कि ये क्या, वो उसकी वजह क्या है कि वो जो रिलीजियस बेस के पास जाना चाहते हैं, जो राइट विंग कंजर्वेटिव रिलीजियस बेस, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं अनपॉपुलर हो रहा हूं और मेरा ये जो इसी साल के एंड में उनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं जी, और वो जिस माइंडसेट के साथ इस जंग में गए थे उनको वो नहीं मिल रहा, वो चीजें नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है कि ये अब अमेरिका अगर इस जंग को लंबा करता है तो उसका पर्पस ये है कि वो कहेंगे कि जी हमने इतनी देर कैंपेन की, इतना नुकसान कर दिया, उसकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी। वो इस हद तक रहना चाहते हैं क्योंकि वो ऑन ग्राउंड तो तब्दीली नहीं लेके आ सकते। और दूसरा ये है कि ट्रम्प साहब के पास टाइम बहुत थोड़ा है, वो किसी भी इशू को ज्यादा वक्त नहीं देते। तो उन्होंने ईरान में भी अगर 4 हफ्ते वो रहते हैं, और जिस तरह उन्होंने रशिया को कहा है कि आप ईरान को, इंडिया को तेल बेचें, और इंडिया जो है वो 1 महीने के लिए तेल खरीद रहा है, तो इट मींस ये 4 से 6 महीने की कैंपेन लग रही है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मिसाइल्स एंड इंटरसेप्टर्स फैसला करेंगे चीजें किस हद तक चलनी है, तो ये भी एक फैक्टर इसमें जो है डॉक्टर साहब नजर आ रहा है। लेकिन जंग को कंक्लूड कैसे करना है अमेरिका ने, ये उसके लिए बहुत स्पेस सेविंग भी चाहिए, एग्जिट भी करना है। इजराइल को तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनका तो ग्लोबल कोई स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अमेरिका को तो ग्लोबली दुनिया को बताना है ना कि वो कैसे एग्जिट करेंगे और उन्होंने अचीव क्या किया। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे नॉन स्टेट एक्टर्स की, तो आजकल बहुत बात हो रही है और बहुत इसमें हो कि जी जो CIA है वो जो कुर्द हैं उनको जो है वो इंगेज बीच में जो है वो करना चाह रहे हैं। इवन जो बलोच एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो एक्टिव करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। हाउ डू यू सी दिस? डॉक्टर मारी एक चीज़ में छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने एग्जिट की बात की है। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की कल खबर लगी है, उसकी हेडलाइन है कि US races to accomplish Iran manifesto before the munition runs out। तो आप ये याद रखिएगा कि अमेरिका ने जो भी जंग शुरू की है, जहां भी जंग शुरू की है, उसने कभी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन नहीं की है। वियतनाम था, देयर इज नो एग्जिट स्ट्रेटेजी। अफगानिस्तान था, क्योंकि हर वॉर का ये कंपल्शन होती है, अगर वॉर स्ट्रेटेजी आप पढ़ेंगी कि आप जिस जंग को आप शुरू कर रहे हैं उसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी में डिफाइन करें। तो ये एग्जिट स्ट्रेटेजी अब फोर्स करेगा ईरान उनके ऊपर, और वो लोग फोर्स करेंगे जिनको उन्होंने सिक्योरिटी की गारंटी दी थी, जो खलीजी ममालिक है। इस चीज को फोर्स करेंगे कि किस तरह इस जंग से अमेरिका निकलेगा, क्योंकि ट्रंप जो है उसको गालबर किसी ने अफगानिस्तान, मैं ये कह सकता हूँ विद सर्टेनिटी कि उसको किसी ने ईरान का नक्शा नहीं दिखाया कि एग्रोस माउंटेन से लेके कैस्पियन थी और फंजो माउंटेन्स के दरमियान, और जो ईरान का तेहरान के गिर्द या बाकी देख जो उनका टोपोग्राफिकल जोग्राफिया है, वो जितने भी ट्रुप्स वहां डालेंगे वो जोग्राफिया उनको खा जाएगा। आप बाकी तो बातें बाद में छोड़ दें, डेजर्ट से लेके बाकी जगह तक वो जोग्राफी। इसीलिए कल ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि अभी ट्रुप्स भेजने की कोई चीज प्रपोजल जो है वो जेर गौर नहीं है। अब आप जो बेसिकली जो सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी ट्रूप्स वाला, बिकॉज जितने स्पेशली ऑपोजिशन के जो सेनेटर्स निकल रहे हैं ब्रीफिंग्स में से, ट्रंप साहब को तो हम बिलीव करना जरा एक मुश्किल काम हो जाता है। जितने सेनेटर्स निकल रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये अब सोच रहे हैं इस तरफ, ये इस तरफ जाएंगे। वो इस पे बार बार जो है खदशे का इजहार कर रहे हैं। या इसलिए खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वहाँ पे जो ट्रंप से जो एक मोशन गई थी कांग्रेस में कि ट्रंप से वॉर के इख्तियारात वापस ले लिए जाएं,
उसमें वो 57 जो है उन्होंने ये अपना नो कही है और 44 है जिन्होंने यस कही है, इसलिए ट्रंप वो मोशन जीत गया है। अब वो जितने सेनेटर्स हैं, आप APEC का रोल याद रखिए, जो बुनियादी तौर पे अमेरिकन लीडरशिप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, कांग्रेसमैन को जो है हायर करता है, उनके इलेक्शन के पैसे देता है, अमेरिकन इजरायली जो लॉबी है उसकी बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। डेली रूटीन के पैसे देता है। ट्रंप को उन्होंने कितना स्पॉन्सर किया है कि पिछली दफा ट्रंप ने एक वो नाइट क्लब ओनर्स की जोड़ी थी जिन्होंने उसको डोनेशन दी थी मियाँ बीवी की, उसके कहने पर उन्होंने जेरूशलम एम्बेसी शिफ्ट कर दी थी कि उन्होंने उसके इलेक्शन से पहले उससे ये कमिटमेंट ली थी कि तुम अमेरिकन एम्बेसी जेरूशलम शिफ्ट करोगे। तो वो ट्रंप जो है वो डिपेंडेंट है इन किस किस्म के लोगों की वो एडवाइस लेता है वो अपने। और जब मार्को रूबियो ने ये कह दिया ना कि हमारी जंग नहीं है, तो इजराइल ने हमें घसीटा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिकन फौजियों को ये कहा जा रहा है ये तो आर्मेगेडॉन है, ये तो सलीबी जंग है। ट्रंप को ने कहा तुम जंग करो, अदरवाइज अगर इतनी वीकनेस ना होती तो वो मजहब कार्ड क्यों इस्तेमाल करते? क्योंकि अच्छा ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लास्ट बिल्कुल लगता है रिजॉर्ट जो है, इतना आप फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ रही है। हमें तेहरान से जॉन हुसैन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जॉन, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। जॉन, ये बताइए, अभी हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप ऑब्वियसली हम आपके जो हैं वो वीलॉग्स डेली बेसिस पे देखते हैं, आप जाके रोज़ मॉनिटर करते हैं क्या सिचुएशन है, क्या इस वक्त जो है वो इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है, एंड स्पेशली वीज़ा वी जो पैनिक के बारे में बात की जाती है कि जी जो ईरान है वहाँ पे बहुत पैनिक हो गया है और लोग जो हैं वो अब रजीम से तंग आ गए हैं। ज़रा पहले तो ये बता दें आज की क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या इस वक्त है, अगर आप पहले हमें बताएं फिर मैं आई विल मूव ऑन। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। ये जो पूरा परसेप्शन है कि ईरान के अंदर लोग जो हैं वो, ये शुरू से हमें खबरें आ रही हैं कि ईरान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, इधर प्रोटेस्ट ने और रिजीम चेंज करने के लिए लोग तैयार हैं, कोट अनकोट रिजीम चेंज के लिए, जबकि इनके लिए तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ये। तो यहाँ पे अब ट्रंप साहब को बिल्कुल पता चल गया है कि कोई ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है। मैंने जाके वीडियोस भी बनाई और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, चैनल के ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली न्यूज डाल रहा हूँ जितनी भी हो रही है। बेशक बॉम्बिंग्स भी हो रही हैं, बेशक सब कुछ हो रहा है, लेकिन अवामी राय है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपने रोज रात को देखा होगा, मैंने वीडियोस लगाई है, रोज रात को रैलीज निकलती हैं बड़ी बड़ी, 8 से लेकर 10 बजे तक रोज रात को बड़ी बड़ी पैमाने पे हर इलाके के अंदर रैलीज निकलती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ईरानी इस वक्त जो है वो तैयार खड़े हैं कि किसी तरीके से बाबा ट्रंप आए और इनको बचाएं। पुलिस स्टेशन, आप ये सोचें, इन्होंने पुलिस स्टेशन जो है वो तबाह कर दिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन्होंने यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा कनेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा इनकी एक्सपेक्टेशन पे। जी जॉन कंटिन्यू। कुछ हो ही नहीं रहा। एक डीसैलिनेशन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे दूं, एक डीसैलिनेशन प्लांट भी इन्होंने जो है वो तबाह किया है कश्मीर के अंदर और बहुत बुरी हालत है। 30 गांव हैं जिनको पानी जो है वो, उनको पानी का मसला हुआ हुआ है इस वक्त, एंड द सिचुएशन इज रियली, मतलब कश्मीर आइलैंड का जो वाटर सप्लाई है वो पूरा चोक हो गया है इस वजह से, क्योंकि अमेरिका अब और इजराइल अब पूरे अवाम के ऊपर ये जंग कह रहा है, अगर सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी अवाम को रुलाएंगे और ज्यादा, जैसे सैंक्शंस में किया था इन लोगों ने, जैसे गाजा और फलस्तीन में किया था इन्होंने, डबल टैप स्ट्राइक शुरू हो गई है। मैं तो हैरान हो गया देख के कि एक बिल्डिंग पे मारते हैं, वहां पे रेस्क्यू के लोग जाते हैं, उस रेस्क्यू की टीम को वो वहां पे जो है वो शहीद कर देते हैं। रेस्क्यू की जो एम्बुलेंसेज हैं, जो फायर डिपोज हैं, मतलब ये कोई लेजिटिमेट टारगेट्स हैं जो इजराइल अपना नैरेटिव बना रहा है और अमेरिका जो अपना नैरेटिव बना रहा है। इनको कभी भी फिक्र रही है अवाम की या किसी की कौम की? इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वियतनाम के अंदर इन्होंने जो हशर किया है पूरी अवाम का, पूरे मुल्कों का। जॉन, जरा ये बताइए, जो अभी खबरें भी आ रही हैं कि जी बॉर्डर को गर्म करके और यहाँ से जो है वो कुर्दों के जरिए प्रॉक्सी जो है वो चलाने की बातें हो रही हैं, उस पर अगर आप हमें कुछ बताना चाहें इस वक्त। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पेजिशकियान साहब के बयान के हवाले से, उन्होंने बोला है कि अब हम करेंगे। आप देख रही होंगी, मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट भी कर रहा हूं। वो ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी 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 लॉन्च हो रही है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे उनको जिन्होंने अटैक में सपोर्ट नहीं किया। तो कुर्दिश की जहां थ्रेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जैसे हर मुल्क में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ईरान के अंदर भी एक कुर्द एलिमेंट है, सेपरेटिस्ट एलिमेंट। उसको इन्होंने आर्म किया हुआ है, उसको अर्बन एरियाज में डिप्लॉय भी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स विद इन ईरान। और नेबरिंग रीजन्स के अंदर जो कुर्दिश पॉपुलेशंस हैं, अब ये सिर्फ इराक के अंदर नहीं है, ये सीरिया के अंदर भी हैं, ये तुर्की अजरबैजान के साथ जो एरिया लगता है उसके अंदर भी हैं। ये सारे एरियाज के कुर्दों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे और उनको यहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स हैं विद कुर्दिश मिलिशियाज विद मुजाहिदीन खल्क टेररिस्ट, वो आपको नजर आएगा
कि गने लेके आवाम के साथ, क्योंकि पुलिस स्टेशन को तो तबाह कर दिया है इन्होंने, लॉ एनफोर्समेंट को तबाह कर दिया है। सो द नेक्स्ट गोल इज टू बेसिकली, और ये मैं अभी पहले से बता रहा हूं ताकि बाद में शोर ना हो मीडिया में, इसको प्लीज आप बता दीजिएगा जितना बता सके, कि यहाँ पे भी नजर आएगा कि यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें एनार्की गोल है। राइट, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक जॉन जो हमें बता रहे हैं कि एनआरकी गोल उस तरह, लेकिन उस पर हम ऑलरेडी बात हमने ये भी की है कि जिस तरह इनका, अगर इनका ख्याल है किस तरह भी एनआरकी फैला सकते हैं, तो एक पूरा लेयर है, सिक्योरिटी का लेयर है जो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली जो है वो मोबिलाइज होगा। आम लोग भी बिल्कुल, आम लोग भी जो है वो। अच्छा, जब हम आम लोगों की बात कर रहे हैं तो प्रेशर ऑब्वियसली एक आम पब्लिक का तो ट्रंप को नज़र आ ही रहा है कि वो उनके साथ नहीं खड़े। लेकिन अब जो हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, जिस तरह मिडल ईस्ट रिएक्ट कर रहा है, मिडल ईस्ट में 4 में से 3 जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका में जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बहुत नाला हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम फोर्स मेजोर की तरफ जा सकते हैं, हम कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी मैं आपसे बात भी कर रही थी, जो यूएई में जो बिलियनर हैं हतूब साहब, उन्होंने ये बात की है जो कि बहुत क्लोज समझे जाते हैं, जो उनकी लीडरशिप है यूएई की लीडरशिप, कि जी आपको जो ख़त लिखा है उन्होंने कि आपको ये किसने इजाज़त दी कि आप ये हमारे सर पे जो है ये जंग मुसल्लत करें। इसका प्रेशर आएगा ट्रंप पे? देखिए, तुर्की अल फैसल जो कि इंटेलिजेंस हेड रहे सऊदी अरब के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू देते हुए इसी तरफ इशारा किया था। हमने पहले ही बता दिया था कि ये रीजनल वॉर होगी और ये आप वॉर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है इन्होंने परसू किया था, सऊदी अरब ने लॉबिंग भी की कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो इजरायली लॉबी है, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी डायलेमा में थे। मेगा कॉन्स्टिट्यूंसी कहती है अमेरिका फर्स्ट रखें, जो तो जिस तरह एपैक एवेलेंजिकल नियोकॉन्स, वो रिलीजियस कोनोटेशन दे रहे हैं। हकबी को सुने, लिंडसी ग्राम को सुने, जाने वो जेनेसिस 40 और जक्रिया 42 और जेनेसिस 15 यू कैन इमेजिन कि जब तक इजराइल अगर इस ज़मीन पे जन्नत कायम करनी है तो इजराइल को सपोर्ट दो, खुदा तुम्हें बरकत देगा। यानी ये कोई कोनोटेशन है जिसको टकर कार्लसन ने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। डॉक्टर साहिबा, 3 सीरियस इशूज़ जो अमेरिका के लिए इस वक्त हुए हैं, जिसको मैं 3 P's कहता हूँ। परसेप्शन अमेरिका की देखें, विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर था कहाँ है। दूसरा जो अमेरिकन सेकंड P है परसुएशन की जो पावर थी कि नहीं परसू कर सका यूरोपियन नेशंस को, गल्फ ममालिक को, कि आप बूट्स उतारें ज़मीन के ऊपर। इवन कुर्दिश को, यानी ये जो जॉन जिस तरफ इशारा दे रहे हैं, नाकाम हो गया कुर्दिश प्रेसिडेंट ने कहा नो। और तीसरा जो है जो पेनिट्रेशन की पावर थी उसकी, वो भी फेल हो गई है कि रिजीम चेंज, फिर रिजीम अल्ट्रेशन और ये मुख्तलिफ जो तोजीहात होती हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़ें, दिस इज माय मेन आर्ग्यूमेंट, कि जब भी रप्चर होता है निज़ाम सिस्टेमिक लेवल पे तो वॉर्स को स्पेस देता है और वॉर डिसमेंटल कर देता है निज़ाम। कंसर्ट ऑफ पावर था, 30 ईयर्स वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्पेस दी, बायपोलैरिटी आ गई। फिर वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर ने रास्ता दिया कि बायपोलैरिटी ख़त्म हो और यूनिपोलैरिटी एंड पैक्स अमेरिकाना आ गया। अब अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया, लिबिया, नाउ ईरान, ये इस पूरे निज़ाम को डिसमेंटल करेगा। जिस तरह मैंने 3 सिनारियोज आपको बताए, अमेरिका को निकलना है ना, ये इसको टैक्टिकल रिट्रीट कहते हैं। ये अमेरिका के फायदे में जॉर्ज ऑफ कैनन ने जो लेटर लिखा था 1948 में, फॉरेन पॉलिसी में छपा था मिस्टर एक्स के नाम से, उसने कहा था कि सुपर पावर जब फंसे तो उसे टैक्टिकल रिट्रीट करनी चाहिए। द मोमेंट अमेरिका टैक्टिकल रिट्रीट करेगा तो ब्लीड के साथ करेगा, एटलीस्ट तासुर के हवाले से, तो ये निज़ाम वो निज़ाम नहीं रहेगा, न वो ईरान रहेगा, न वो गल्फ रहेगा, न वो मिडल ईस्ट रहेगा और न इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा। तो बुनियादी तौर पे ये वॉर जो है, मैं इससे फाइनल हिट देख रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग सिस्टेमिक लेवल है, उसमें आप एक नुमाया तब्दीली देखेंगे। अच्छा डॉक्टर कमर साहब, आप जो भी हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्रेशर है, वो किस हद तक जो है वो ट्रंप को ये कन्विंस करने में या अपना ये इसमें डिसीजन जो है इसको रिविजिट करने में जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरब वर्ल्ड का कोई प्रेशर अमेरिका बर्दाश्त करेगा या उसको कोई खातर खा अहमियत देंगे। हाँ, अरब वर्ल्ड जो है वो मज़ीद असले पे पैसा लगाएगी, वो असला ख़रीदेगी, वो डिपॉजिट कराएगी वहाँ पे। और देखें, ये
ट्रम्प साहब जो हैं वो जब पावर में आए हैं तो उनके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पावर और मनी। वो अपनी पावर को कैसे सस्टेन रखना चाहते हैं और पैसा कैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, आपको उनके हर एक्ट में यही नजर आएगा। तो मिडल ईस्ट में आए थे तो बहुत सारे मुल्कों ने कहा हम ये इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी ने कहा हम ये जहाज खरीदेंगे, किसी का हम ये करेंगे। तो वो समझते हैं कि ये तो ठीक है, मुझे अमेरिका के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो मैं क्यों ना इन ममालिक की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाऊं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसे ही ये मुल्क चलते रहेंगे या ये मुल्क कभी आजाद होंगे या कभी इनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। ये कब तक $100 अरब देके, $200 अरब देके तो अपने आप को सरवाइव करेंगे। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे ये जंग हुई है तो मतलब उनसे पूछते कोई नहीं। आप देखिए ना मिडल ईस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी सारे के सारे इंटरसेप्टर्स और डिफेंस सिस्टम तो इजराइल के लिए, हमारे लिए क्या है, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारी तो इकोनॉमी खत्म हो गई। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट उन्होंने बिल्ड किया था ओवर सो मैनी ईयर्स, सॉरी नॉट डेज, कि जी अरब दुनिया महफूज है, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, जो यूएई के बारे में पोजीशन थी या ओवरऑल एक पोजीशन थी। अब लोग कह रहे हैं कि जी मिडल ईस्ट से निकलने की जो कॉस्ट है वो $2 लाख है एक फैमिली की। मतलब इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं। फिर जी फलां एयरलाइन चलेगी उसको जो है वो जेट से स्कॉट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एनवायरनमेंट तो वो बैठ के सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ और ये जो मिलिट्री बेसिस हैं क्या ये एक एसेट है कि लायबिलिटी है हमारे लिए। ये तो हमने, और दूसरी बात ये भी है कि जब ये सब मिलिट्री बेसिस बन रही थी तो उस वक्त इन तमाम मुल्कों के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा था। आज वो खतरा नहीं है ईरान। आज ईरान ने बहुत ज्यादा एक कंफर्ट पोजीशन में इन अरब मुल्कों के साथ है। अब सिर्फ यूएई और ईरान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $29 बिलियन है। तो आप इमेजिन करें कि ये ईरान के लिए भी कितना डैमेजिंग है, लेकिन उसको अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि वो ये भी समझते हैं, अरब दुनिया ये भी समझती है कि ईरान अगर गो के उसको इन मुल्कों पे हमला नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि ये ईरान के पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो कैसे उसने जंग का स्कोप बढ़ाया, इसकी कॉस्ट बढ़ाई। और आप इमेजिन करें कि रशिया से तेल खरीदा जा सकता है, वो जो एनिमी जो है आपका एडवर्सरी, जो कि जंग उधर यूक्रेन में जिसको फायदा होगा, और आप इन मुल्कों को दोस्तों को नुकसान करवा रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जरा जंग सेटल होने दे, बहुत बातें होंगी, बहुत कुछ होगा। और आपको पता है पहले फिर कतर पे हमला हुआ, इजराइल ने किया, और फिर इन्होंने कतर से दिफाई मुआहदा कर लिया। आज कतर जो है उसकी हालत देखिए कि वो किस पोजीशन में है। तो मैं डॉक्टर साहब समझता हूँ कि ये जब जंग सेटल होगी, चीजें बंद होंगी, तो आपको फिर ये शायद अरब मुल्क बहुत कुछ सोचेंगे और ये इनका जाविये बदलेंगे और ये रिविजिट करेंगे। हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड को भी रिविजिट किया जाए कि वो क्या और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हम पे आई हैं। तो ये एक ब्रॉडर तब्दीली आएगी मुझे लगता है इस जंग के बाद। और उसके बाद और फिर ये भी है कि लेकिन ये बाद कब होगा, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। ये बाद कब होगा? बात जारी बात है, ये सारा कुछ कंक्लूड होने की बात की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं समझ गई आप किस तरह इशारा कर रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि ये हम सब यही सोच रहे हैं ना, ये बात कब होगा, ये कब खत्म होगी? ये तो डिपेंड करता है ना लीडरशिप के ऊपर कि वो कब अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो कब अपने लोगों के लिए एक फ्रीडम रखना चाहते हैं। कि ठीक है, आपने अब्राहमिक अकॉर्ड करके इंश्योरेंस पॉलिसी समझी थी कि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है खित्ते में बढ़ेगा, आपको एज एन ऑल्टरनेट पार के तौर पे मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये इस जंग ने जो हम किताबों में पढ़ते थे, जो लोग लिखते थे, जो पता चलता था, उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कर दी और एक नई तारीख लिखी जाएगी मिडल ईस्ट के अंदर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हम बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में बैठे हुए हैं। हमें बस ये जो पेट्रोल पंप पड़ा है ये ना पड़ता है तो हमारी डिप्लोमेसी तो बहुत अच्छी चल रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेट्रोल पंप भी जो पड़ा है, चले देखते हैं, लेट्स होप कि पेट्रोल पंप रिवर्स हो जाए। बट जॉन जहाँ बैठे हुए हैं, कल मुझे जॉन बता रहे थे कि पेट्रोल जॉन वहाँ पे क्या ₹8 आपने मुझे कल बताया था, जिसको मैं देख के सिर्फ जो है वो रश की कर सकती हूँ, और तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं। बट ऑन दैट नोट प्रोग्राम हमें क्लोज करना है। जॉन हुसैन, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।